नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं रविंद्र केलेकर की पतझर में टूटी पत्तियां चैप्टर का दूसरा सबसेक्शन झेन की देन। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे। सबसे पहले आप झेन के बारे में जान पाएंगे कि झेन होता क्या है। झेन को ही अंग्रेजी में जेन कहते हैं। जापानी लोगों के बारे में जान पाएंगे। चा नो यू, जिसे हम लोग टी सेरेमनी कहते हैं, उसके बारे में जान पाएंगे। ये चा नो यू जो है, ये जापान में चाय पीने की एक प्रसिद्ध विधि है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के हम लोग कुछ हिस्से के बारे में जान पाएंगे। वर्तमान काल की अहमियत अर्थात इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में जान पाएंगे। लेखक परिचय देख सकते हैं आप। लेखक का नाम है रविंद्र केलेकर। आपको एक जानकारी दे दूं, जिस व्यक्ति के टाइटल में कर जुड़ा होता है वो अधिकतर मैक्सिमम टाइम्स मराठी मानुस होते हैं। जी हाँ, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का, अजीत अगरकर का, जोबलेगर का, आम्बेडकर का। तो ऐसे जितने भी नाम जिनके टाइटल में कर जुड़ा रहता है वो अधिकतर मराठी लोग होते हैं। इनका जन्म 1925 ईस्वी में कोंकण गोवा क्षेत्र में हुआ। 2010 में ये परलोक सिधार गए। लेखक परिचय को अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पाठ की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए, झेन की देन नामक पाठ में आत्मिक शांति के महत्व को दर्शाया गया है। आत्मिक शांति अर्थात खुद की शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तरीके से बताया गया है। यद्यपि हालांकि जापान तकनीकी क्षेत्र में संसार में शीर्ष स्थान पर है, तथापि वह अमेरिका से आगे निकलने के लिए स्वयं का सामान्य जीवन जीना तो मानो त्याग ही चुका है। प्रतिस्पर्धा ने उसे मनोरुग्णों का देश बना दिया है। मनोरुग्णों, मानसिक बीमारियों का देश बना दिया है। लेखक को एक टी सेरेमनी में जाने का अवसर मिला तो उन्होंने यह लक्ष्य किया कि वहां प्रत्येक क्रिया अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी, जिससे एक अनन्य शांति का अनुभव हो रहा था। वहां के वातावरण में चाय का आनंद लेते हुए लेखक को लगा कि सत्य केवल वर्तमान है, अतः मनुष्य को केवल उसी में जीना चाहिए। झेन की देन पाठ बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल जी पा रहे हैं। जी हाँ, तो ये पाठ हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं जापान की एक ऐसी विधि जिसे कहते हैं चानोयू, और ये विधि चाय पीने की विधि है। और इस चाय पीने की विधि से जापानियों को कैसे आत्मिक शांति का अनुभव होता है, हम लोग इस वीडियो के आगे सेक्शन में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जापान का इतिहास और जापान का वर्तमान समझना पड़ेगा। ये है जापान का इतिहास। 6 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था और उसके बाद जापान आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गया था। इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि लोगों का कहना था कि अब जापान को उबरने में या जापान को फिर से एस्टेब्लिश होने में लगभग 200 सालों का समय तो लगेगा। और ये है जापान आज का, वेल डेवलप्ड, वेल कल्चर्ड, वेल टेक्निकली एडवांस्ड। और ये जापान ने कर दिखाया सिर्फ 20 सालों के अंदर। मैं अपने बातों को पुष्ट करने के लिए ये बताना चाहता हूँ आपको कि 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिराया गया,
उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। रेडिएशन से वहाँ के लोग अपंग पैदा होने लगे। वहाँ पर अभी भी माना जाता है कि रेडिएशन कुछ है, लेकिन फिर भी जब वहाँ के बुद्धिजीवियों ने आपस में बैठकर बातचीत की कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर हम लोगों को अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, राष्ट्रवाद की भावना को अपनाना पड़ेगा। और आप यकीन कीजिए 1964 का ओलंपिक अर्थात केवल 19 सालों में ही जापान ने अपने आप को इतना समृद्ध कर दिया, इतना डेवलप्ड बना दिया कि ओलंपिक जैसे खेल 1964 में उसने अपने देश टोक्यो में ऑर्गेनाइज करवा दिया। तो ये है जापानियों की मेहनत का एक छोटा सा उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। झेन शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ, ये झेन मतलब क्या? झेन अर्थात जैन। जापान में बुद्ध धर्म का प्रभाव है, अर्थात बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का प्रभाव वहाँ पर बहुत है। लेकिन जापान के जो बौद्ध धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण करने चीन जाया करते थे, क्योंकि चीन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए जापान के इच्छुक छात्र चीन जाया करते थे और वहाँ पर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेते थे। दिन भर बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब उन्हें थकान महसूस होती थी तो वो लोग चाय पीते थे। चाय पीने के बाद उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता था, वे अपने आप को फ्रेश महसूस करते थे। और जब ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर अपने देश जापान पुनः वापस आते थे तो उन्होंने भी अपने देश में चाय पीने की विधि को लागू कर दिया और इस चाय पीने की विधि को इन्होंने नाम दिया चा नो यू। ये एक ऐसी विधि है जिसमें चाय पीने के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती है और अंततः शून्य तक पहुंच जाती है, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलता है। तो ये है झेन। झेन की देन अर्थात झेन जो चाय पीने की विधि लागू किया था, वो चाय पीने की विधि से अब जापानी अपने आप को कुछ पल के लिए शांति के पल दे पाते हैं। पाठ का सार। तो इस पाठ का सार मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग केवल आंखें बंद करें, उसे ध्यान से सुने, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। लेखक अर्थात और कोई नहीं, रविंद्र केलेकर ने जापान में अपने एक मित्र से पूछा, जापानियों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? तो उनके मित्र ने उत्तर दिया, मनोरुग्णता अर्थात मानसिक बीमारियां अधिक होती हैं। कितने प्रतिशत होती है? लगभग। तो उसके मित्र ने कहा 80%, अर्थात अगर जापान में 100 लोग हैं तो 80 लोगों को मानसिक बीमारियां हैं इस पाठ के हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ जापानी की अमेरिका से प्रतिस्पर्धा होती है। याद रखिएगा, जापानीज जो है वो अमेरिका से कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जापानीज अमेरिका से ही प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? इसके 2 कारण हैं। दुनिया का सबसे डेवलप्ड, पावरफुल, टेक्निकली एडवांस्ड अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। और दूसरी बात, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने वाला जो देश था वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही था। तो जापानियों को हमेशा यही लगता है कि वो कैसे भी अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में वो दिन रात काम करते हैं। इतना काम करते हैं जितना एक मस्तिष्क नहीं कर सकता। ये अपने मस्तिष्क पर एक्स्ट्रा लोड देते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग बोलने की जगह बकने लगे हैं, चलने की जगह भागने लगे हैं, महीने का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है। उस पर भी उन्होंने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने फिजिकली दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया है, उन्होंने अपने मन में ये बात बैठा ली है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में हम लोग अमेरिका से आगे निकलेंगे। इसी सोच को यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया है।
जिससे दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि मानसिक बीमारियां आम बात हो गई है। एक मनुष्य को अपने मस्तिष्क पर जितना दबाव डालना चाहिए उसकी एक सीमा होती है। जब उस सीमा का अतिक्रमण कर दिया जाता है तो मानसिक बीमारियां आती है। जापानीज लोग भी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। उस शाम को लेखक के मित्र ने उन्हें टी सेरेमनी में ले गए, अर्थात लेखक के मित्र लेखक को एक टी सेरेमनी में ले गए। जापान में चाय पीने की इस विधि को चा नो यू कहते हैं, याद रखिएगा। चा नो यू। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि चा नो यू क्या है तो आप कहेंगे जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। एक 6 मंजिली इमारत की छत पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाई गई थी। 6 मंजिली इमारत की छत पर इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ शोर शराबा न के बराबर हो। लेखक और उसके मित्र ने पास रखे बेढप से बर्तन से पानी लेकर हाथ मुंह धोया और अंदर गए। अर्थात उस पर्णकुटी के बाहर एक बेढप सा बर्तन था, उसमें पानी था। ये लोग हाथ पैर धोए और उस पर्णकुटी के अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। चाजिन अर्थात वह व्यक्ति जो चाय बनाकर इन दोनों को देगा, उसे कहते हैं चाजिन। वह स्वागत में उठा, कमर झुकाकर दोझो कहकर प्रणाम किया। जी हाँ, जापानीज में दोझो अर्थात आइए बैठिए, प्रणाम। उन्हें बैठने की जगह दिखाई, फिर अंगीठी सुलगाई। अंगीठी सुलगाना अर्थात चूल्हा, चूल्हा सुलगाना। उस पर चायदानी रखी, पास के कमरे से बर्तन लाया और उन्हें तौलिए से पोंछने लगा। यह सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण थी मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जय जयवंती के सुर का ही जिक्र क्यों किया गया है और किसी सुर का जिक्र क्यों नहीं किया गया। तो याद रखिए, ये जो जय जयवंती सुर है ये अर्धरात्रि के समय ही गाई जाती है। अर्धरात्रि अर्थात अर्धरात्रि मतलब 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही ये सुर गाया जाता है और उस समय ये सुर आप बड़े ही क्लियरली तरीके से सुन सकते हैं। लेकिन वो दिन था और वहाँ इतनी शांति थी और चाजिन जो भी क्रियाएं कर रहा था इतनी गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था कि लेखक को लग रहा था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। इसमें लेखक ने असीम शांति का अनुभव किया। कैसे? देखिए, चाय तैयार हुई, उसे प्यालों में डाला गया। कुटी में 3 मित्र ही थे, अन्य किसी के लिए स्थान भी नहीं था। देखिए, अर्थात वहां पर लिमिट एंट्री थी। लिमिट एंट्री अर्थात वहां पर 3 लोगों से ज्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि वहां पर शांति ही मुख्य बात होती है। कपों में 2-2 घूंट चाय थी। कितनी घूंट चाय थी? याद रखिएगा, चाजिन ने जो चाय लेखक और उनके मित्र को परोसी उनमें केवल 2 घूंट की ही चाय थी। वे तीनों एक एक बूंद चाय पीते हुए 1.5 घंटे तक चुस्कियां लेते रहे। अब बताइए, लेखक जो भारत के हैं, यहाँ पर चाय पीने में लोगों को हार्डली 1 या 2 मिनट लगता है और जब इन्हें एक एक बूंद चाय पीने के लिए विवश होना पड़ रहा होगा तो इन्हें कितना ऑड लग रहा होगा। जी हाँ, लेखक को शुरू के 10-15 मिनट तो अजीब लगा। बाद में उनका दिमाग जो था उसकी रफ्तार धीमी होती गई, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। लेखक को लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। उसे सन्नाटा तक सुनाई देने लगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ चाय पिलाई जा रही थी वहां पर केवल 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। जिस कप में चाय परोसी जा रही थी उस कप में केवल 2 घूंट की ही चाय थी, लेकिन उसे ही एक एक बूंद करके 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पर मौजूद लोग पीते हैं और इस दौरान वो ये नोटिस करते हैं कि उनके दिमाग की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो धीरे 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 0 पर आ जा रही है और उनके दिमाग से 2 काल, 2 टेंस उड़ जाते हैं। क्या? भूतकाल और भविष्यत काल। वहाँ इतनी शांति रहती है कि सन्नाटा तक सुनाई देने लगता है। लेखक को ऐसा लगा मानो वो अनंत काल में जी रहे हैं। अनंत काल अर्थात एक ऐसा समय जिसका कभी अंत ना हो। वर्तमान का अनुभव। हाँ, लेखक ने
वर्तमान का अनुभव किया। और मज़े की बात यह है कि हम सभी वर्तमान काल में सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहते हैं। बीता हुआ सेकंड भूतकाल हो जाता है और आने वाला सेकंड भविष्यत काल का होता है। तो हम लोग सिर्फ 1 सेकंड के लिए वर्तमान काल में रहते हैं और वही 1 सेकंड लेखक को अनंत काल जितना विस्तृत लग रहा था। प्रायः हम या तो गुजरे हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य के सपनों में, जबकि दोनों काल मिथ्या है, दोनों काल झूठ है। सत्य है वर्तमान, क्योंकि भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस जो बीत चुका है उस पर तो हमारा कोई अधिकार रहा ही नहीं, हम चाह कर भी उसे नहीं सुधार सकते। और बात हुई भविष्यत काल की, तो इस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं हैं कि आने वाले पल में क्या होगा। तो दोनों काल मिथ्या है, जो सत्य है वो वर्तमान है। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में केवल वर्तमान रह गया, वह अनंत काल जितना विस्तृत लग रहा था। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपका वर्तमान काल सही होगा, अगर आप अपने वर्तमान का सदुपयोग अच्छे से करेंगे, तो आपका अतीत ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और आपका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाएगा। इसी को जीना कहते हैं। लेखक को लगा इसी को जीना कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जापानियों की यह झेन परंपरा सचमुच निराली है। अर्थात रविंद्र केलेकर भी जापानियों को मिली इस झेन परंपरा से बहुत खुश हैं। अब हम लोग आते हैं झेन की देन पाठ से कुछ प्रश्नों पर। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे वो हमेशा ऊंची मंजिलों पर ही बनाई जाती है। क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा कम होता है। उस स्थान को नेचुरल लुक देने के लिए पर्णकुटी या पत्तों का घर बनाया जाता है, या दफ्ती की दीवारों अर्थात ऐसी दीवार जो लकड़ी की तरह लग रही होगी, ऐसी दीवारों का प्रयोग किया जाता है। उस स्थान की विशेषता है कि वहाँ पूर्ण शांति होती है। उस स्थान की सज्जा पारंपरिक होती है, पारंपरिक अर्थात ट्रेडिशनल होती है। अत्यंत गरिमापूर्ण पद्धति से चाय बनाई अथवा दी जाती है, अर्थात बहुत ही करीने से चाय बनाया जाता है और उसे परोसा जाता है, और वहाँ 3 आदमियों से ज्यादा को प्रवेश नहीं मिलता है। ये है जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता। अगला प्रश्न, चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? चाजिन अर्थात चाय बनाने वाला व्यक्ति। चाजिन ने बड़े सलीके से कमर झुकाकर अतिथियों को प्रणाम किया और प्रणाम करते वक्त क्या कहा? दो झो अर्थात आइए बैठिए। फिर बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई अर्थात चूल्हा सुलगाया, बर्तनों को तौलिए से साफ किया। ये सारी क्रियाएं उसे अत्यंत ही गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक के दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ गई, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। उन्हें लगा कि मानो वे अनंत काल में जी रहे हों। उन्हें पूर्ण शांति का आभास होने लगा। उनके दिमाग से भूतकाल और भविष्यकाल दोनों उड़ गए। भूतकाल और भविष्यत काल दोनों मिथ्या काल है। मिथ्या इसलिए क्योंकि इन दोनों काल पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। आपका वर्तमान ही आपके इन दोनों कालों को गरिमामयी और उज्जवल बना सकता है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। कैसे? जी हाँ, इस पर हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कशन कर ही लिया है। सत्य केवल वर्तमान है। कैसे? लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा कहा है क्योंकि उनके मतानुसार मनुष्य का अधिकांश समय या तो भूतकाल की बातों के बारे में सोचते हुए बीतता है या भविष्य की चिंता में। वह कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, और जो आया ही नहीं है उसकी चिंता कर कर हम अपना वर्तमान गंवा देते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि अगर हम वर्तमान का निर्वाह सही तरीके से करें तो हमारा भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि वर्तमान काल की अहमियत
सबसे ज़्यादा है। वर्तमान काल का सही सदुपयोग ही हमारे अतीत को गौरवमयी बना सकता है और हमारे भविष्य को उज्जवल। और इस पूरे पाठ में रविंद्र केलेकर ने ये बताया है कि जापानी किस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते थे। अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालने की वजह से वे मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। मानसिक रोग से निजात पाने के लिए वो टी सेरेमनी में जाते हैं, 2 घूंट की चाय को 1.5 घंटे तक पीते हैं। इससे उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ते पड़ते शून्य तक आ जाती है और वर्तमान में वो पहुंचकर अनंत काल में जीना जैसा महसूस करते हैं। अगर आपको इस पाठ से जुड़े और भी विशेष प्रश्नोत्तर चाहिए, इस पाठ का टेक्स्ट चाहिए, तो आप दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।